Good morning, students. Myself, Atul Kumar Agrawal, lecturer in physics, Government College Nasirabad. जैसा पिछले 2 लेक्चर की सीरीज में ये तीसरा लेक्चर है जहां हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स के पेपर फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की यूनिट 1 की काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पिछली 2 क्लासेस के अंदर हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर बेसिकली मैक्सवेल के पोस्टुलेट्स क्या हैं, गैस के अणुओं की गति को अंडरस्टूड करने के लिए हमने मैक्सवेल के पोस्टुलेट्स को पढ़ा और मैक्सवेल के पोस्टुलेट्स के बेस पे मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, देखिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहें या स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कहें एक ही बात है। हमने मैक्सवेल वेलोसिटी या स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को पढ़ा और वहां पर एक ग्राफ देखा कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेग न तो बिल्कुल शून्य की तरफ है न ही अनंत की तरफ है। मीन्स किसी भी गैस की अणुओं का वेग एक निश्चित परास में है और इस परास में अणुओं की संख्या की बात करें तो न्यून वेग से जैसे आगे वेग की तरफ बढ़ते हैं तो संगत अणुओं की संख्या बढ़ती है और उसके बाद धीरे धीरे घट के शून्य हो जाती है और इस मेन परास के अंदर अधिकतम अणुओं की संख्या है। अब ये वेग निश्चित तौर पे दिए गए सैंपल में केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है। वहां हमने 3 एक्सप्रेशन निकाले थे कि अगर हम औसत चाल की बात करें तो ये 2 kT अपॉन m की पावर हाफ आ रहा है। m अणुओं का द्रव्यमान है, 2 अपने आप में नियतांक है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T ताप है, यानी औसत वेग ताप पर निर्भर करता है। इसी तरह से हमने औसत वेग हो गया 1 kT अपॉन पाई m। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब जहां अधिकतम अणु होंगे, यानी दिए गए सैंपल में जहां सर्वाधिक अणु जिस वेग पर होने हैं उस मोस्ट प्रोबेबल की वेलोसिटी होगी 2 kT अपॉन m की पावर हाफ। मीन हो गया 1 kT अपॉन पाई m की पावर हाफ और RMS, चूंकि अगर हम वेग की बात करेंगे तो औसत वेग 0 आना है, तो हम चाल से जब वेग पे आते हैं तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे जाते हैं तो हमारे पास 3 kT बाई m आता है। इन तीनों का अनुपात देखें तो ये आता है √2:√8 बाई पाई √3, यानी 1:1.13:1.22, यानी दिए गए सैंपल के अंदर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से एवरेज स्पीड ज्यादा और RMS उससे ज्यादा है। इस ग्राफ में पोजीशन में देखें तो मोस्ट प्रोबेबल तो वही है जहाँ पे सर्वाधिक अणु है, यहाँ पे जहाँ पर पीक आ रही है उससे थोड़ा आगे C बार और उससे आगे CRMS है। इस तरह से हमने 2 टॉपिक के अंदर अभी तक ये बात करी कि किसी निकाय के अंदर या दिए गए निकाय के अंदर गैस के जो अणु है उनका वेग का वितरण कैसा होगा। वेग के वितरण को हम मैक्सवेल के बंटन नियम से समझते हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं, इस वेग बंटन नियम से ही हम ऊर्जा बंटन नियम की बात करेंगे। देखिए, मैक्सवेल का वेग वितरण नियम बात करें या ऊर्जा वितरण नियम करें, ये आपस में थोड़े संगत हैं, क्योंकि कारण ये है कि जो गैस के अणु हैं वो इंडिस्टिंग्विशेबल है। हमें ये नहीं पता कौन से अणु किस वेग पे है, तो हमने एक स्टैटिस्टिकल वेग के अंदर एक निकाला भाई उनकी चाल क्या होगी और चाल से ही संगत होती है उनकी ट्रांसलेशनल एनर्जी। हमने फंडामेंटल पोस्टुलेट माना है कि अणुओं के मध्य किसी भी तरह का आकर्षण या विकर्षण नहीं है, मीन्स किसी भी तरह की स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, तो इन अणुओं में केवल और केवल गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा वेग से जुड़ी हुई है, तो जो वेग वितरण नियम है उसी से हम आज बात कर रहे हैं, जिसे ऊर्जा वितरण नियम की बात करेंगे। तो आज हम ऊर्जा बंटन फलन की बात जो करते हैं, तो देखिए किसी भी एक अणु की जो स्थानांतरण गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। यहाँ हमने चाल c मानी है तो किसी भी दिए गए कण की ऊर्जा हो जाएगी हाफ mc²। यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो, c वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं है। बुक्स ने जो लिया वो एक्सप्रेशन की बात करें c, कई बार v भी लेते हैं, ये कण का वेग है, जो हमारी गैस का अणु है उसका वेग है। इससे अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि c का मान क्या हो जाएगा 2e अपॉन m की पावर हाफ। अब हमें जो ज्ञात करना वो ज्ञात करना है कि ऊर्जा E और E प्लस E के मध्य अणुओं की संख्या क्या होगी। मीन्स निकाय में ऊर्जा E और E प्लस D के जो अणु हैं, देखिए हमारे गैस मॉलिक्यूल्स में हम बार बार कह रहे हैं कि गैस के अणु कि सभी अणुओं का वेग अलग अलग है।
कोई बहुत न्यून वेग से है, कोई अधिक वेग से है। थ्योरेटिकली 0 से इनफाइनाइट तक चालती है, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि न्यूनतम से अधिकतम के बीच में है। तो अगर उनकी चाल अलग अलग है तो वेग भी अलग अलग है। वेग अलग है अर्थात उनका गतिज ऊर्जा भी अलग अलग होगी। तो अगर हम E और E प्लस DE, तो एक निश्चित हमने ऊर्जा E ले ली, तो E के आसपास जो अणुओं की संख्या वो ज्ञात करनी है, तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा D, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा D इज इक्वल टू MC DC। क्योंकि DC हम पहले निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हम DC को लिख सकते हैं DE अपॉन MC, और MC को E में कन्वर्ट कर दें तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यानी वेलोसिटी का जो वेरिएबल है उसको यहाँ डिफरेंशिएशन, उसको हमने एनर्जी डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर दिया, तो DC इज इक्वल टू हो जाएगा DE अपॉन 2m e की पावर हाफ। हमने बेसिकली इतना सा वर्क किया है कि हमारा जो वेरिएबल था, क्योंकि हमारा वेग बंटन नियम के अंदर अणुओं की संख्या DC वेग अंतराल में ले रहे थे, तो DC वेग अंतराल को हमने कन्वर्ट कर लिया DE ऊर्जा अंतराल, यानी DC को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, जो हमारा मूल मैक्सवेल का बंटन नियम है, उस मैक्सवेल का जो बंटन नियम है उसमें डिफरेंट वेरिएबल्स जहां जहां C आ रहा है, देखिए वहां पर C² आ रहा था, देखिए 4πn एज इट इज लिख दिया, m अपॉन 2π kT की पावर 3/2 एज इट इज रख दिया। फिर आ रहा था C² यानी वेग का स्क्वायर, यहाँ से C² की वैल्यू हमने लिख दी 2E/m। यहाँ पर हमारे पास E की पावर में जो आ रहा था वो आ रहा था mc² अपॉन 2 kT, तो mc² अपॉन 2 को अपन ने E लिख दिया, तो एक्सपोनेंशियल हो गया -E/kT, और DC की जगह हमने लिख दिया DE अपॉन 2m e की पावर हाफ। मीन्स जस्ट एक हमने DC का इक्विवेलेंट DE लिख के हमने वेग बंटन फलन को ऊर्जा बंटन फलन में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा ऊर्जा बंटन फलन है। इस ऊर्जा बंटन फलन में जो भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊर्जा बंटन फलन आ जाएगा 2n अपॉन पाई की पावर हाफ 1/kT की पावर 3/2 e की पावर हाफ e की पावर एक्सपोनेंशियल -E/kT dt। ये जो समीकरण 3 है ये हमें E तथा E प्लस DE ऊर्जा अंतराल में अणुओं की संख्या बताती है। जो पिछली क्लास में हमने इसी तरह का एक्सप्रेशन निकाला था, वहां उनमें C तथा C प्लस DC के मध्य अणुओं की संख्या देखी थी। C प्लस DC के अंदर जो अणुओं की संख्या थी वो C² के प्रोपोर्शनल थी, और एक्सपोनेंशियल में भी C-C² के प्रोपोर्शनल थी। यानी केवल प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर को देखें तो अणुओं की संख्या C² एक्सपोनेंट की पावर -BC² थी। मीन्स जो C पे डिपेंडेंसी थी वो एक कॉम्प्लेक्स थी, उसी तरह से यहाँ पे भी डिपेंडेंसी, लेकिन फर्क देखिए यहाँ E की पावर हाफ है और एक्सपोनेंशियल में भी -E है। वहाँ एक्सपोनेंशियल में -C² था, यहाँ एक्सपोनेंशियल -E है। वहाँ एक्सपोनेंशियल के मल्टीपल में C² था, यहाँ E की पावर हाफ है। तो अगर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं तो वेग वितरण नियम में अणुओं की संख्या प्रोपोर्शनल होगी E की पावर हाफ, E की पावर माइनस से XE, जहाँ X कांस्टेंट है। लेकिन जब C की टर्म्स में बात करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोपोर्शनल होंगे C² E की पावर -BC²। इसको डिफरेंशिएट कर लें। सामान्यतः एग्जामिनेशन के अंदर ये पूछा जाता है कि अणुओं की संख्या किसके समानुपाती है, तो ध्यान दें कि वेग अंतराल पूछा है या ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल है तो ये पूछेंगे, अन्यथा वेग अंतराल में हम पिछले वाले टॉपिक की बात करेंगे। नाउ शॉर्ट में अगर इसको देखें, वेग बंटन नियम के समान ही ऊर्जा बंटन नियम ये बताता है कि ऊर्जा पे जो डिपेंडेंसी है वो एक कॉम्प्लेक्स है, और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। यानी अगर हम E/kT के साथ ये ग्राफ ड्रॉ करें तो वही वाली बात है कि अणुओं की संख्या अलग अलग ऊर्जा के संगत अलग है। बहुत न्यून ऊर्जा के अणु बहुत कम है, बहुत अधिक ऊर्जा के अणु भी बहुत कम है, ज्यादातर मध्य क्षेत्र में है। बहुत स्पष्ट है कि जहाँ ज्यादातर अणुओं का वेग जो होगा ऊर्जा भी उसी तरह से होगी। और इसी से अगर हम प्रायिकता का मान ज्ञात करें कि E तथा E प्लस D के मध्य अणुओं की ऊर्जा प्रायिकता क्या होगी, तो ये प्रायिकता का सूत्र यहाँ पे n से डिवीजन करके आ जाता है। ये समीकरण 4 है। तो इस तरह से हमने वेग वितरण नियम से ऊर्जा वितरण नियम या ऊर्जा वितरण बंटन की बात करी। इसका एनालिसिस कि भाई इससे हम क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये जो समीकरण 3 और 4 आई
इससे क्या इंटरप्रेट करते हैं, इससे हम क्या औसत ऊर्जा निकालते हैं और हम क्या क्या इंटरप्रिटेशन लेंगे, ये सब मैं अगली कक्षा में बात करूंगा। अभी तक के इस तीसरे लेक्चर के बाद हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि मैक्सवेल के जो बंटन नियम की मूल अभिग्रहिता है, एक प्रश्न वहां बनता है। दूसरी बात, जहां हमने मैक्सवेल बंटन नियम से ये 3 वेग ज्ञात किए, इनमें क्या संबंध है, इनका एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन, इसका ग्राफ, इसका एक्सप्रेशन और इसका ग्राफ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अणुओं की संख्या किस पर निर्भर करती है। सामान्यतः पूछा जाता है, डिफरेंट कंपटीशन में भी पूछा गया है कि मैक्सवेल बंटन नियम के अनुसार अणुओं की संख्या, तो ध्यान दें अगर वेग परास दिया है तो c² के प्रोपोर्शनल और एक्सपोनेंशियल में -bc² आएगा। और अगर ऊर्जा में दिया है तो e⁻½ है और एक्सपोनेंशियल में माइनस से एनी कांस्टेंट x e के इक्वल होगा। तो ये हमारा पहला पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको इंटरप्रेट करके इसके एप्लीकेशन पार्ट पे चलेंगे। थैंक यू।